हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 2, प्राचीन इतिहास भाग 2, मानव की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एंड डेवलपमेंट। तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट 1 में देखा था मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई। अब हम देखेंगे मानव का विकास। तो मानव के विकास के क्रम में हम देखेंगे प्राइमेट्स, जिनको हम स्तनधारियों का समूह कहते हैं। तो हम देखेंगे स्तनधारियों के समूह में आते हैं वानर या कपी, लंगूर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगटन इत्यादि। तो मानव का जो विकास है वो वानर से हुआ, कपी वर्ग से हुआ। तो वानर से जो सबसे पहले मानव का विकास हुआ वो है रामापिथिकस मानव। तो रामापिथिकस मानव से भी दो शाखाएं आगे बढ़ी। तो रामापिथिकस मानव की जो पहली शाखा थी वो जंगल में ही रह जाती है और अपना विकास नहीं कर पाती है, तो उन्हें हम महाकपि वर्ग कहते हैं। और जो रामापिथिकस मानव की दूसरी शाखा थी उसे हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस के नाम से जानते हैं। इस शाखा ने मैदानी भाग में जाके अपना विकास किया और इस मानव के अवशेष दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल के टोंग नामक स्थान पर रेमंड डार्ट द्वारा 1924 में इसके अवशेषों की खोज की गई थी। ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव से मानव के विकास में निरंतरता पाई जाती है। तो इस तरह हमने देखा ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव। इसके बाद हम देखते हैं आगे होमो हैबिलस मानव। तो होमो हैबिलस में देखेंगे इस मानव ने हाथों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था और इसका खुलकर प्रयोग किया। इसके द्वारा पहली बार पत्थरों के औजार भी बनाए गए एवं इनका उपयोग भी किया गया। लेकिन इस मानव की रीढ़ की हड्डी अभी भी सीधी नहीं हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं कर पाया। इसके बाद हम देखेंगे अगला मानव जिसे हम बोलते हैं हिडलबर्ग। तो हिडलबर्ग मानव को देखेंगे। इसके द्वारा इस मानव का अस्तित्व में आना तो हुआ, लेकिन इनका विकास क्रम बहुत ज़्यादा नहीं रहा और आगे के समय में यह प्रजाति समाप्त हो गई। तो इसका कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे आगे के मानव के लिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, होमो इरेक्टस मानव। इस समय इस मानव की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी हो गई थी और ये मानव सीधा खड़ा होने लगा था एवं हाथों का प्रयोग अब खुलकर होने लगा था। इस मानव से दो शाखाएं विकसित हुई जिसे हम देखेंगे। एक है जावा मानव जिसे पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस कहते हैं और दूसरा है पीकिंग मानव सिनेंथ्रोपस इरेक्टस। तो हम देखेंगे जावा मानव की क्या क्या विशेषताएं थी, जिसको हम पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहते हैं। यह नरभक्षी थे। इसकी खोज जावा द्वीप में इंडोनेशिया की सैलो नदी के किनारे टिनिल नामक स्थान पर इसके अवशेष पाए गए थे। इसी मानव ने प्रथम बार आग की खोज भी की थी। इस मानव ने अभी भी कपी यानी कि वानर के लक्षण पाए जाते थे। तो यह अभी वानर वर्ग से आगे नहीं निकल पाया था, लेकिन इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि ये सीधे खड़े होने लगे थे और इन्होंने आग की खोज की थी। तो इसके बाद हम देखेंगे पीकिंग मानव जिसे सिनेंथ्रोपस इरेक्टस भी कहते हैं। यह मानव भी नरभक्षी था, लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी जावा मानव की अपेक्षा अधिक सीधी थी, इसलिए इस मानव ने हाथों का खुलकर प्रयोग किया और अधिक प्रयोग किया। पत्थर के औजारों का निर्माण किया एवं उपयोग अधिक से अधिक किया। यह भी जावा मानव की तरह वानर की तरह ही था, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया था। इस मानव के अवशेष चीन के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव है, यह मानव जर्मनी के निएंडरथल नदी के किनारे पाया जाता था। इस मानव द्वारा
संस्कृति एवं सभ्यता का प्रारंभिक विकास किया जाता है। तो ये मानव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मानव में वर्ग विभाजन, पारलौकिक, आत्मा की अमरता जैसे विचारों का उदय हुआ। इस मानव को अक्षरों का भी ज्ञान हो गया था। आग का प्रयोग अधिक से अधिक इसी मानव ने किया। इस प्रकार निएंडरथल मानव विकास के क्रम में आगे बढ़ने लगे। फिर हम देखते हैं कि आगे और इनका विकास किस मानव के रूप में होता है। तो हम देखेंगे क्रो मैग्नन मानव। आगे के कालखंड में क्रो मैग्नन मानव के रूप में विकास हुआ। इसी मानव को हम आधुनिक मानव होमोसेपियंस का पूर्वज मानते हैं। किसको मानते हैं? क्रो मैग्नन मानव को। और इसके बाद आ जाता है होमोसेपियंस मानव को हम आधुनिक मानव कहते हैं, जिनके विकास क्रम में हमारा उदय हुआ। इस प्रकार मानव का विकास हुआ। तो हमने देखा कि अलग अलग कालखंडों में अलग अलग तरह से मानव ने अपने आप को विकास किया और अपने आप को विकसित किया। तो अब हम आगे का इतिहास हमारा जो बढ़ेगा वो जाएगा पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो अभी देखेंगे हम कि पाषाण काल के कितने कालखंड हैं और उनकी क्या क्या सीमाएं थी। पाषाण काल में उसका जो समय था 5 लाख से 6,000 ईसा वर्ष पूर्व था। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है पुरा पाषाण काल, जो कि 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है, और मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यानी इसका जो कालखंड है वो है 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व। इसके बाद है नव पाषाण काल। इसका कालखंड है 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व। तो जैसे कि हम देखें कि इनको हम, जैसे कि पुरा पाषाण काल, इसको हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल को मीजोलिथिक एज कहते हैं। नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज कहते हैं। अब पुरा पाषाण काल को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा कालखंड है। यह लगभग 4,90,000 वर्षों का कालखंड है। तो इस कालखंड को भी हमने 3 भागों में बांटा है, पुरा पाषाण काल को। तो हम देखेंगे इसके कौन कौन से कालखंड हैं। तो ये है इसका निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल का जो कालखंड है वो है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। इसके बाद है मध्य पुरा पाषाण काल। इसका कालखंड है 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। इसके बाद है उच्च पुरा पाषाण काल। इसका कालखंड है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। तो हम इनको बोलते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल को हम बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। मध्य पुरा पाषाण काल को बोलते हैं मीजो पैलियोलिथिक एज, और उच्च पुरा पाषाण काल को बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक एज। तो इस तरह से अब हम देखेंगे आगे के इतिहास को अगले वीडियो में पाषाण काल के विस्तार के साथ। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से कर सकते हैं।